हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज़। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 130वें एपिसोड में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर युवाओं को वोटिंग के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि देने की भी बात कही। पीएम ने भारत के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम की सराहना की, जिसमें एआई, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भारतीय युवाओं के नवाचार शामिल है। उन्होंने मलेशिया में 500 से अधिक तमिल स्कूलों का भी जिक्र किया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली की छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ध्वजारोहण किया और दिल्ली वासियों को संबोधित किया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों जैसे 50 अटल कैंटीन, अस्पतालों का डिजिटलीकरण और 11 नए अस्पतालों के निर्माण पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने विकसित दिल्ली के लक्ष्य पर भी जोर दिया और युवाओं की नई स्टार्टअप नीति व शिक्षा हब की घोषणा की। वहीं दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने 70 वर्ष से अधिक युवाओं के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशन को 31 जनवरी से पहले एरियर देने का ऐलान किया। साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी एरियर और ग्रेच्युटी इसी तिथि से पहले मिलेगी। मुख्यमंत्री ने किसान व बागवान आयोग के गठन और कांगड़ा के परागपुर में एसडीएम कार्यालय व नलसुआ में पीएससी खोलने की भी घोषणा की। वहीं देखिए, बांग्लादेश के नरसिंगदी में 23 वर्षीय हिंदू युवक चंचल चंद्र भौमिक को सोते समय जिंदा जला दिया गया। वह एक गैराज में काम करता था और अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं पर बढ़ते हमलों का हिस्सा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गोरखपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 43,172 लाभार्थियों को ऋण मिला। कुल 86 करोड़ रुपए वितरित हुए। अब तक 3,437 पात्र रेहड़ी पटरी दुकानदारों को क्रेडिट कार्ड मिलेंगे, जिससे उन्हें त्वरित वित्तीय सहायता मिलेगी। यह कार्ड डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगा और बिना जमानत के 10,000 से 30,000 रुपये तक की सीमा प्रदान करेगा, जिससे छोटे कारोबारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। वहीं दोस्तों देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में आजीवन कारावास रद्द करते हुए लिव इन रिलेशनशिप पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि पश्चिमी विचारों के प्रभाव से युवाओं में बिना विवाह के साथ रहने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। संबंध टूटने पर अक्सर दुष्कर्म के झूठे मामले दर्ज कराए जाते हैं, जिससे पुरुषों को उन कानूनों के तहत दोषी ठहराया जाता है जो लिव इन की अवधारणा से पहले बने थे। कोर्ट ने एक मामले में पीड़िता को बालिग पाया और आरोपी को बरी कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भारतीय रेलवे ने कम बिक्री वाले रिजर्वेशन काउंटरों को बंद या मर्ज करने का फैसला किया। जिन काउंटरों पर प्रतिदिन 25 से कम टिकट बुक होते हैं, उन्हें अब पीआरसी कम यूटीएस टर्मिनल में बदला जाएगा। इससे यात्री एक ही खिड़की से आरक्षित और सामान्य टिकट ले सकेंगे। यह कदम डिजिटल के बढ़ते चलन और परिचालन लागत कम करने के लिए उठाया गया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने के संकेत दिए। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने शुक्रवार को कहा कि रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने की गुंजाइश है, क्योंकि भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद पूरी तरह से बंद हो गई है। इसी के साथ अगली खबर देखिए, बारिश और हवा के चलने से दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से राहत मिली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत AQI 151 दर्ज किया गया। नोएडा में 184, ग्रेटर नोएडा में 170, गाजियाबाद में 203 और गुरुग्राम में 225 AQI दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 27 और 28 जनवरी को तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई, जिससे प्रदूषण में कमी आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर, संगम विहार और देवली विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। इन परियोजनाओं में सड़कें, नालियां, बारात घर, डिस्पेंसरी और स्कूलों का पुनः निर्माण शामिल होगा। सांसद रामवीर सिंह बिदोड़ी ने बताया कि इन कार्यों से क्षेत्र के निवासियों का जीवन सुधरेगा। मुख्यमंत्री विकास निधि सहित विभिन्न स्रोतों से इन परियोजनाओं के लिए धन आवंटित किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, गोरखपुर में एक 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर नौसड़ के होटल में दुष्कर्म किया गया। तबीयत बिगड़ने पर उसे बड़हलगंज के सपा सेंटर को सौंप दिया गया, जहां उसका शोषण हुआ। पुलिस ने 22 दिन बाद किशोरी को नौसड़ के एक होटल से बरामद किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए 1 फरवरी से राशन कार्ड नियमों में बड़े बदलाव होंगे। KYC न कराने वाले लगभग 10 लाख कार्ड धारकों को राशन नहीं मिलेगा। 4 पहिया वाहन या सरकारी नौकरी वाले अपात्रों के 50,000 कार्ड रद्द किए गए। अब गेहूं चावल के साथ दाल व नमक भी मिलेगा। खाद्य विभाग KYC अभियान चला रहा है और समय सीमा बढ़ाने पर विचार भी कर रहा है। वहीं दोस्तों देखिए सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रैफिक उल्लंघन के मुकदमे वापस लेने से इनकार कर दिया है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह 2023 के उस कानून को संशोधित करेगी जिसके तहत 11 लाख चालान और मुकदमे माफ किए गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है और वह राज्य के कानून की संवैधानिकता की जांच करेगा। खासकर केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम से टकराव के संबंध में होगा। अगली सुनवाई 9 अप्रैल को की जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में श्रीमद् भागवत कथा में भाग लिया। उन्होंने घोषणा की है कि दिल्ली में 10 नई गौशालाएं खोली जाएंगी और यमुना सफाई पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने गौ संरक्षण और यमुना सफाई को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राम राज्य की भावना के अनुरूप शासन चलाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका मूल उद्देश्य जनसेवा है। वहीं देखिए अखिलेश यादव ने यूपी दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन पर निशाना साधा। उन्होंने डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब यह सीधे म्यूजियम में जाएगी। सपा प्रमुख ने दावा किया कि अब डबल की जगह PDA का ट्रिपल इंजन आएगा जो सामाजिक न्याय लाएगा। यह बयान लखनऊ और दिल्ली की राजनीति में बदलाव का संकेत देता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट का मुख्य केंद्र बिंदु लोक कल्याण है, जिससे गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए आवंटन बढ़ाने और केंद्र के बजट प्रावधानों का शामिल करने पर जोर दिया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 18वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव युवक युवाओं को 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप रोजगार मेला इस दृष्टिकोण को साकार रूप देने के उद्देश्य से शुरू की गई महत्वपूर्ण पहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अब रेहड़ी पटरी वालों को PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड मिलेगा। PM मोदी बोले जिनके पास कोई गारंटी नहीं है, सरकार खुद उनकी गारंटर बनेगी। दरअसल रेहड़ी पटरी वालों को आसानी से बैंक ऋण उपलब्ध कराने वाली स्वनिधि योजना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से उनके लिए PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इस कार्ड से सड़क किनारे छोटा मोटा कारोबार करने वाले लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं दोस्तों देखिए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का यह बयान भगवान राम के प्रति अपमानजनक रवैया है। यह तमिलनाडु सरकार की संकल्पना के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है, जो सनातन धर्म को समाप्त करने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपमानित करने का भी आरोप लगाया। वहीं देखिए तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र सरकार से मनरेगा योजना जारी रखने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने नई ग्रामीण रोजगार योजना VBG रामजी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण आजीविका, राज्यों की वित्तीय संरचना और स्थानीय निकायों की आत्मनिर्भरता को कमजोर करती है। भाजपा ने इस पर DMK और कांग्रेस की आलोचना करते हुए राज्य विधानसभा के ऐसे प्रस्तावों की संवैधानिकता पर भी सवाल उठाए। इसी के साथ अगली खबर देखिए। आंध्र प्रदेश सरकार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध या रोक लगाने पर विचार कर रही है। गृह मंत्री वांगला पुंडी अनिता ने बताया कि इस संबंध में एक समिति 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। IT मंत्री नारा लोकेश की अध्यक्षता वाली यह समिति विभिन्न राज्यों और देशों के मॉडल का अध्ययन करेगी। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया के दुरुपयोग को नियंत्रित करना और आयु सत्यापन को अनिवार्य करना होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 का 3 दिवसीय उत्सव 24-26 जनवरी को विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम पर मनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में इसका उद्घाटन करेंगे। इस जनोत्सव में एक जनपद एक व्यंजन योजना लॉन्च हो सकती है। साथ ही ODOP उत्पादों और GI टैग वाली वस्तुओं की प्रदर्शनी लगेगी। यह आयोजन प्रदेश की संस्कृति, संवाद और विकास यात्रा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर प्रदर्शित करेगा, जिसमें जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
वहीं दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में 851 करोड़ की 172 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने समृद्धि यात्रा के दौरान घोषणा की कि 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों में बिहार के लोगों की आय दोगुनी की जाएगी। इसमें युवाओं को 1 करोड़ रोजगार, महिलाओं को सहायता, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और औद्योगिक विकास पर जोर दिया जाएगा, जिससे राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित हो सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, चावल की कालाबाजारी रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन वितरण का मानक बदला। अब आगरा और अलीगढ़ मंडल में प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को भी 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल दिया जाएगा। यह नई व्यवस्था फरवरी से लागू हो सकती है, जिससे क्षेत्र की खपत के अनुसार खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित होगा। वहीं दोस्तों देखिए, पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना के पंजीकरण शुरू हो चुका है, जिससे 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। पंजीकरण के लिए परिवार के कम से कम 2 सदस्यों को एक साथ जाना होगा। योजना में 2300 से अधिक उपचार पैकेज शामिल है, जो पिछली योजना से कहीं अधिक होगा। आयुष्मान भारत लाभार्थियों को 5 लाख का अतिरिक्त टॉपअप मिलेगा। सरकारी कर्मचारी भी इसके पात्र होंगे। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार खाद बिक्री को व्यवस्थित करने के लिए डिजिटल फार्मर आईडी का उपयोग करने की योजना बना रही है। यह आईडी पीएम किसान योजना के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का लाभ सही किसानों तक पहुंचे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यूरिया बिक्री को एग्रीस्टेक से जोड़ा जाएगा। 7.5 करोड़ से अधिक किसान आईडी बन चुकी है, जिससे खेती में पारदर्शिता आएगी। चलिए अगली खबर देखिए, देहरादून में आज से सीएनजी 9 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती मिलेगी। अब यह 89.50 रुपये में उपलब्ध होगी। यह कमी राज्य सरकार द्वारा वेट दर 20% से घटाकर 5% करने के कारण हुई। गेल गैस इंडिया लिमिटेड उपभोक्ताओं को यह लाभ दे रहा है, जिससे उन्हें काफी फायदा होगा। कंपनी देहरादून में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी तैयार कर रही है। वहीं दोस्तों देखिए, हरियाणा की सरकारी अस्पतालों को अगले महीने 600 नए युवा डॉक्टर मिलेंगे। 2020-21 बैच के एमबीबीएस छात्र अपनी अनिवार्य बौद्ध सेवा शुरू करने को तैयार है। स्वास्थ्य विभाग इनकी तैनाती की प्रक्रिया में लगातार काम कर रहा है, जो जूनियर रेजिडेंट, ट्यूटर या डेमोस्ट्रेटर के रूप में हो सकती है। छात्रों के पास सरकारी सेवा या 30 लाख रुपए का बॉन्ड चुकाने का विकल्प है। इन्हें 75,000 रुपये वेतन मिलेगा। इसी के साथ अगली खबर देखिए, गुरदासपुर और पठानकोट के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी जान से मारने की धमकी मिली। ईमेल में कहा गया कि मुख्यमंत्री हमारे निशाने पर है। पुलिस ने स्कूलों को खाली करवाकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। साइबर क्राइम टीम ईमेल के आईपी एड्रेस को ट्रैक करने में काम कर रही है। पहले भी ऐसी धमकियां मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री को पहली बार निशाना बनाया गया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, वाराणसी में पंचायत मतदाता सूची का आलेख प्रकाशन हो चुका है, जिसमें 6.5 लाख से अधिक संभावित डुप्लीकेटर वोटर पाए गए। जनता 20 फरवरी तक सूची पर दावा आपत्ति दर्ज करा सकती है। अंतिम सूची 28 मार्च को प्रकाशित की जाएगी। जिले में कुल 17.5 लाख मतदाता है, जो पिछली बार से कुछ कम है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन जारी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, उत्तर प्रदेश की मूल्य परामर्शदात्री समिति ने खरीफ सत्र 2026-27 के लिए 10 प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी की सिफारिश की। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया ताकि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। उर्वरक आपूर्ति में कमी करने वाली कंपनियों पर एफआईआर के निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं दोस्तों देखिए, भारतीय रेलवे ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के नियमों में बदलाव किया। जनवरी 2026 से इन ट्रेनों में आरएसी टिकट मान्य नहीं होगा, जिससे यात्रियों को पूरी सीट मिलेगी। कुल 12 अमृत भारत ट्रेनों में यह नियम लागू होगा। किराए में भी बदलाव किया गया। स्लीपर क्लास के लिए न्यूनतम 200 किमी और सेकंड क्लास के लिए 50 किमी का किराया लगेगा। वहीं अगली खबर देखिए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जहानाबाद में घोषणा की, बिहार में अगले 3 वर्षों में 42 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा सुविधाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयासों पर जोर दिया। मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे कार्यों की सराहना भी की। कोरमा मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज भी जल्द शुरू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की शुद्धता से समझौता करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया। आयोग ने साफ किया है कि अगर कोई बीएलओ जानबूझकर निर्देशों का पालन नहीं करता या लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
वहीं दोस्तों देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पति की पत्नी की करतूत से उसका पति कमाने में अक्षम हो जाता है, तो ऐसे हालात में वह उससे गुजारा भत्ते का दावा नहीं कर सकती। ऐसा माना जाता है कि पत्नी से अलग होने के बाद पति को गुजारा भत्ता देना ही होगा। अदालतें भी ऐसे मामलों में पत्नी के प्रति नरम रुख अपनाती है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए अदालत ने फैसले में कहा कि यदि पत्नी की करतूत या कार्यों से उसका पति कमाने में अक्षम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह उससे गुजारा भत्ते का दावा नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला ने इस टिप्पणी के साथ विनीता नाम की एक महिला की याचिका खारिज कर दी, जिससे अपने पति से गुजारा भत्ता दिए जाने की मांग की थी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिका भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने पर विचार कर रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने दावा किया कि भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद काफ़ी कम कर दी है, जिससे अमेरिकी टैरिफ हटने की संभावना बढ़ चुकी है।